हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोब्रेन। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग थर्ड पार्ट चैप्टर 2 आपका है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये चैप्टर है रशियन रिवॉल्यूशन का, द रशियन एम्पायर इन 1914। देखिए हम लोग ये चैप्टर 2 है आपका हिस्ट्री का, और कौन से क्लास के लिए है? क्लास 9th के बच्चों के लिए है। इस पे दो पार्ट आपका बन गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप चैनल पर जाकर देखेंगे, दो वीडियो आपका डाल दिया गया, जिसमें हम लोग जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि लिबरल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे और रेडिकल्स कौन लोग थे। इनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से जब समाज में परिवर्तन हो रहा था तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स था। इसके बारे में सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़े, फिर कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग क्या है? द रशियन एम्पायर इन 1914। अब देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि जो सोशलिस्ट लोग हैं पार्टी बना रहे थे, क्लियर, उनके जो विचार थे, जो आइडिया जो था सोशलिज्म का, वो ऑल ओवर यूरोप स्प्रेड कर रहा था। ठीक है, वो लोग पार्लियामेंट में चुन कर भी जा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से वो लोग सरकार नहीं बना पा रहे थे। कौन? सोशलिस्ट लोग। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर हम बात करें, वो लोग सरकार, गवर्नमेंट फॉर्म कब करेंगे? तो सबसे पहला रसिया में करेंगे। ठीक है, और यहीं पे एक रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, जो चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे, द रशियन रिवॉल्यूशन। क्लियर? अब रशियन रिवॉल्यूशन कैसे होगा, कौन कौन लोग उसमें, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, किस तरह से उसके बाद बदलाव क्या हुआ रिवॉल्यूशन के बाद, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जो हेडिंग है आपका, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, द रशियन एम्पायर इन 1914। अब देखिए, रशिया में भी क्या था कि वहाँ पे भी मोनार्की था। क्या था? मोनार्की था। क्लियर, मोनार्की था। तो रशियन एम्पायर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि 1914 में किस तरह का रशियन एम्पायर था। देखिए, इन 1914 द जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। जो हमने अभी बात किया कि रशिया में क्या था, मोनार्की था आपका। अब मोनार्की था तो जरूर राजा होगा कोई ना कोई, तो राजा का नाम क्या था, याद रखना है। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड। क्या नाम था राजा का? जार निकोलस सेकेंड। ये याद रखना है आपको, अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। पूरे रशिया और जो भी एम्पायर था, रशियन एम्पायर, उस पर रूल करता था। क्या था राजा का नाम? जार निकोलस सेकेंड। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड। अब देखिए, अब रशिया के अलावा आज के समय में और भी बहुत सारे देश हैं जो रशियन एम्पायर के अंडर में आते थे। क्लियर? अब कौन कौन से देश हैं आज के समय में जो रशियन एम्पायर में थे? तो फिनलैंड का नाम आपने सुना होगा, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थे। अभी आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो देख रहे हैं ना, यूक्रेन भी एक समय में रशियन एम्पायर का पार्ट था। क्लियर? तो ये सब कंट्री याद रखना है, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब रशियन एम्पायर का हिस्सा था। अब आगे देखते हैं, इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। समझ में आ रहा है? मतलब जो रशियन एम्पायर था ये पैसिफिक से लेकर और आज का जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशियन जो बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे कौन कौन सा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब रशियन एम्पायर का पार्ट था। अब सोच रहे कितना बड़ा रशिया एम्पायर था। ठीक है, द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो था वो किसका था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, है ना। अब क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग क्या होता है, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि वहाँ पे कैथोलिक्स लोग भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट लोग भी थे। क्लियर? तो इस तरह से पूरा रशियन एम्पायर था। और राजा कौन था? निकोलस जार सेकेंड। कौन था राजा? जार निकोलस सेकेंड, याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सा? फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब रशियन एम्पायर का हिस्सा था। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी।
इकोनॉमी और सोसाइटी मतलब कि रशियन एम्पायर का मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, वहाँ के सोसाइटी समाज के बारे में देखेंगे। और बोलेंगे सर रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ना, इकोनॉमी और सोसाइटी कहाँ से आ गया? तब देखिए याद कीजिए, जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोगों ने वहाँ के सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि सोसाइटी में किस तरह के लोग थे। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, 3 स्टेट में क्या था, डिवाइडेड था वहाँ पे सोसाइटी। क्या दिक्कत हो रहा था, किसको प्रिविलेज मिल रहा था फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा था, टैक्स देना पड़ता था, इसीलिए वो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, सरकार के खिलाफ कभी भी कोई आवाज कब उठाता है? जब उसे प्रॉब्लम होता है। तो रशिया में भी अगर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे, रशियन रिवॉल्यूशन, तो आखिर रिवॉल्यूशन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जिससे जो राजा है वहाँ का, किंग है, उससे समस्या होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। अब क्या बता रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, 20th century के शुरुआत में, क्लियर, मतलब 1900 के बाद, ठीक है, आपका अगर रशिया का जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ना, वो पीपल, वो लोग क्या काम करते थे? कृषि से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। समझ में आ रहा है? और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट थे। क्लियर? दैट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। इसका मतलब वहां पे खेती ज्यादा होता था, इंडस्ट्री कम था। समझ में आ रहा है? About 85% of the Russian people's empire's population earned their living from agriculture। और लगभग 85% जो रशियन एम्पायर के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन था, वो लोग अपना जीविका, जो अर्निंग है अपने जीवन चलाने के लिए, वो किस पे निर्भर थे? एग्रीकल्चर पे। मतलब खेती करते थे ज़्यादातर लोग, 85% लोग, और वहीं से अपना जो जीवन यापन था वो चलता था। क्लियर? आगे क्या बता रहा है? दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो 85% का जो है ना प्रोपोर्शन है, ये अदर यूरोपियन कंट्री के तुलना में बहुत ज़्यादा था। क्लियर? अदर यूरोपियन कंट्री में अगर देखें तो देखिए, फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में कितना बता रहा है? 40% है ना, और 50% आपका जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब वहाँ पे लोग खेती करते थे। जबकि रशिया में कितना है? 85%। क्लियर? In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and the Russia was a major exporter of grain। अब एग्रीकल्चरिस्ट थे तो वहाँ के लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करते थे, तो अपने लिए भी करते थे और मार्केट के लिए भी करते थे। क्लियर? मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, मतलब जो अपना नीड्स है इसको भी पूरा करने के लिए करते थे, एंड एज वेल एज फॉर द मार्केट के लिए भी करते थे। समझ गए ना? मतलब बाजार के लिए भी, खुद भी अपना प्रोडक्शन करते थे ताकि अपना गुजारा हो जाए और मार्केट में बेचने के लिए भी। क्लियर? इंडस्ट्री वाज फाउंडेड इन पॉकेट्स। और देखिए एक लाइन और क्या लिख रहा है कि रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और रशिया एक तरह से क्या था? एक्सपोर्टर था ग्रेन का। एक्सपोर्टर मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समझ रहे हैं ना? ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब जब दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं तो मतलब इंपोर्ट करते हैं, और अपने देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेजर एक्सपोर्टर था, मतलब हम लोग, जो रसिया था वो अनाज एक्सपोर्ट करता था दूसरे कंट्री को। क्लियर? इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। जो इंडस्ट्री था वो बहुत कम जगह पे था, मतलब दो जो शहर था, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा कौन? मॉस्को। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर। ये दो कंट्री जो सिटी था, ठीक है, दो एरिया, सेंट पीटर्सबर्ग का और मॉस्को का, बस यहीं पे आपको इंडस्ट्री था, बाकी सब जगह क्या था? खेती होता था। तो ये रहा इकोनॉमी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर आगे देखिए क्या बता रहे हैं? क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट अ लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। अब जो क्राफ्ट्समैन थे ज्यादातर काम यही करते थे, मतलब क्लियर? ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन अंडरटुक का मच ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन जो होता था गुड्स का, उसमें ज्यादातर किसके द्वारा? क्राफ्ट्समैन के द्वारा किया जाता था। बट अ लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। ठीक है, लेकिन लार्ज फैक्ट्री भी आपको मतलब साथ ही साथ मतलब चल रहा था।
क्लियर। जहाँ पे मशीनों के द्वारा, फैक्ट्री में कैसे सामान का प्रोडक्शन होता है, मशीनों के द्वारा होता है। और क्राफ्ट्समैन है तो यहाँ पे मतलब हाथों के द्वारा सामान बनाया जाता है। तो ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन लोग थे, ठीक ना। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था किसके द्वारा, क्राफ्ट्समैन के द्वारा। लेकिन क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ ही साथ जो लार्ज फैक्ट्रीज है ये भी चल रहा था। और लेकिन फैक्ट्री बहुत कम ही जगह पे था। कहाँ पे था, केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। क्लियर। Many factories were set up in the 1890s when Russia railway network was extended and foreign investment in industry increased. अब धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुआ। क्लियर। तो बहुत सारा जो फैक्ट्री हो कब सेटअप हुआ, 1890s में। ठीक है, सेटअप हुआ कब, जब रसिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ। रेलवे नेटवर्क मतलब देखिए, रेलवे नेटवर्क जब एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, ट्रेड काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट है तेजी से होता है, समझ रहे हैं। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या कारण रहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप शुरू हो गया था 1890 से ही। समझ में आ रहा है क्यों, दो कारण। पहला क्या हुआ, रेलवे एक्सटेंड किया, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जब विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश, जब बाहर के लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेश से, क्लियर, इंडस्ट्री लगाते हैं। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। अब इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो कोयला का जो प्रोडक्शन है ये भी डबल हो गया, ठीक है। आयरन और स्टील जो आउटपुट है ये और 4 गुना बढ़ गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडस्ट्री क्या हो रहा है, पहले मात्र 2 ही जगह पे था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेलवे एक्सटेंड किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये इंडस्ट्री में बढ़ा। अब इसके कारण कोयला का प्रोडक्शन बढ़ा, डबल हो गया। आयरन और स्टील का आउटपुट 4 गुना हो गया। क्लियर। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। बहुत सारे जगह पे क्या बता रहे, 1900 तक जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और क्राफ्ट्समैन जो थे, फैक्ट्री वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे मशीन पे, और जो क्राफ्ट्समैन जो छोटे मोटे मतलब जो उद्योग था, है ना, जहाँ पे हाथों से ज़्यादा काम होता था, तो दोनों का लगभग संख्या क्या था, इक्वल था आपका। क्लियर। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री था वो क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी था, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता था। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। मतलब क्या बता रहा है कि ज़्यादातर जो फैक्ट्री था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता था, उसमें वर्कर काम करते थे। लेकिन सरकार जो है, जो गवर्नमेंट क्या है, वो बीच बीच में सुपरवाइज करते रहता था, मतलब निरीक्षण करते रहता था बड़े फैक्ट्रियों का, टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड वर्क आवर्स ऑफ वर्क। ताकि जो वेज, देखिए 2 चीज़ों के लिए मेन समस्या हो रहा है। वेज के लिए कि जो एक मतलब कम से कम जितना वेज एक मिलना चाहिए लोगों को, है ना, जितना में मतलब एक सरकार एक क्राइटेरिया बनाया होगा कि कम से कम इतना वेज तो मिलना चाहिए, आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो काम कर रहा है तो जो काम करवा रहा है उसको कम से कम 100 रुपया मान लीजिए देना पड़ेगा, कि 100 रुपया में उसका काम चल जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करते रहता था। किसको सुपरवाइज करता था, लार्ज फैक्ट्रीज को। क्या, क्यों सुपरवाइज करता था, ताकि वर्कर्स को मिनिमम वेज मिले और लिमिटेड वर्किंग आवर, जो वर्किंग आवर है, जो काम करने का जो आपका समय है, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स लोगों को क्या ओवर टाइम करवाया जाता था, मतलब 8 से 10 घंटा ऐसे नॉर्मल काम करवाना है, अब उनसे 10 से 12 घंटा, कभी कभी 15 घंटा भी काम करवाया जाता था। सैलरी जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ों को लेकर सरकार जो है वो सुपरविजन करता था, ठीक है। लेकिन बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता था, जो सुपरवाइज करता था, है ना, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता था। मतलब नियम था लेकिन नियम वो क्या होता था, वो हमेशा ब्रेक होता था। समझ गए, मतलब लिमिटेड वर्किंग आवर भी ज़्यादा काम करवाया जाता था वर्कर से, और वेज भी उनको कम मिलता था। अब सरकार निरीक्षण करने के लिए भेजता था, लेकिन कैसे अब आजकल करप्शन बढ़ गया है बहुत सारे चीज़ों में। उस टाइम भी करप्शन रहता होगा, जो ओनर रहता होगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पैसा दे देता होगा, है ना, तो अब वो छूट देता होगा कि ठीक है आप जो करना है कीजिए आपको। तो इसलिए नियम तो सरकार बनाया हुआ था, लेकिन वो नियम चलता नहीं था। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विथ 10 आवर 12 आवर्स इन फैक्ट्री। जब क्या बता रहे हैं कि इन क्राफ्ट यूनिट्स
एंड स्मॉल वर्कशॉप, जो स्मॉल वर्कशॉप थे जहाँ पे क्राफ्ट यूनिट्स जो था, छोटे छोटे मतलब जहाँ पे कम मजदूर लोग मिलके वर्कर्स जो काम करते थे हाथों से, जहाँ पे ज़्यादा काम होता था, उनका जो वर्किंग डे जो था वो नॉर्मल कितना था 10 से 12 घंटा, लेकिन वो ज़्यादातर 15 घंटा होता था। क्या होता था 15 आवर्स हो जाता था। ठीक है, अब देख रहे हो ना अब समस्या किस तरह से हो रहा है। क्लियर, अब समस्या के बारे में बता रहे कि अब जब समस्या होगा तो लोग सरकार के खिलाफ क्या करेगा, आवाज उठाएगा, जो राजा है उसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। क्लियर, फिर आगे देखिए, एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। एकोमोडेशन भी जो था मतलब वो वेरी करता था, मतलब किसी किसी को रूम भी मिला हुआ रहता था, किसी किसी को डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मतलब क्या होता है कि एक पूरा हॉल होता है और हॉल में फिर क्या होता है, बहुत सारा बेड लगा होता है इस तरह से, है ना। जैसे आप स्टेशन पे भी गए होंगे कभी, तो स्टेशन पे भी डॉर्मेट्री होता है, मतलब कम चार्ज उसका होता है और आपको पर्सनल रूम नहीं दिया जाता है, मतलब एक पूरा हॉल रहता है उसी में सभी लोग रहते हैं। ठीक है, वर्कर्स वेयर डिवाइडेड और सोशल ग्रुप्स, वर्कर्स लोगों का भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। अब क्या बता रहा है कि वर्कर्स जो लोग थे उनके बीच में भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स था, अलग अलग क्या था, सोशल ग्रुप्स में लोग बटे हुए थे। अब कैसे बटे हुए थे कि तो कुछ लोगों का बता रहे कि विलेज जो है वो गांव से आए थे और गांव से उनका स्ट्रांग लिंक जुड़ा हुआ था, और कुछ लोग शहर में आ गए थे तो शहर में ही अपना परमानेंटली वहीं पे रहने लगे थे। तो इस तरह से अब जो शहर में रह रहे थे तो उनका अलग ग्रुप रहा होगा, अब जो गांव से बेचारे जो वर्कर्स आते थे उनका अलग ग्रुप रहता है। समझ गए, वर्कर्स वे डिवाइडेड बाय स्किल। अब पहला तो इस तरह से वर्कर डिवाइडेड थे कि एक जो विलेज से आए थे तो उनका एक लिंक था गांव से, है ना। ठीक है, और एक जो शहर में ही आके परमानेंटली रहने लगे थे। क्लियर, और दूसरा जो ग्रुप था, मतलब दूसरा जो डिवीजन था वो स्किल के आधार पे था वर्कर के बीच में, मतलब जो वर्कर्स थे वो स्किल्ड के आधार पे बटे हुए थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या था डिवीजन, इसको देखते हैं। जैसे अगर बात कीजिएगा आप मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग जो है, अब यहाँ के एक मेटल वर्कर्स का अगर आप बात कीजिए तो मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। अब जो मेटल वर्कर्स थे, ठीक ना, वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो अपने आप को थोड़ा सा एडवांस समझते थे अदर वर्कर्स के तुलना में। अपने आप को क्या समझते थे, देखिए क्या लिख रहा है कि मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग देयर अदर वर्कर्स, है ना, मतलब अदर वर्कर्स के तुलना में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को क्या समझते थे, अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, कुलीन वर्ग। जैसे जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग जो पढ़े थे कि रिच पीपल पुअर पीपल, तो जो रिच पीपल है ना, तो वर्कर्स लोग भी अपने आप को क्या समझते थे, जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। अब क्यों समझते थे, क्योंकि जो उनका ऑक्यूपेशन था उसमें ज़्यादा स्किल और ट्रेनिंग का ज़रूरत होता था। किस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत होता था, स्किल और ट्रेनिंग का। समझ गए, ठीक है। वुमेन मेड ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर, और महिला लोग कितना काम करती थी, तो 31%। जो भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स लोग थे उसमें 31% जो थे वो कौन लोग थे, महिला लोग थे। क्लियर, लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वीआर पेड लेस देन मेन। अब सोचिए 31% जो पार्टिसिपेशन था महिलाओं का था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो वेज था वो पुरुष से कम था, मतलब पुरुषों के तुलना में उनको पेमेंट कम दिया जाता था। बिटवीन हाफ एंड द 3/4 ऑफ द मेंस वेज, और लगभग आधा दिया जाता था। अब देख रहे हैं ना, या तो आधा, हाफ एंड द 3/4, 3/4 ऑफ द मेंस वेज। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जो डिवीजन था, दो तरह का डिवीजन हमने देखा, दो तरह का डिवीजन, एक स्किल के आधार पे, ट्रेनिंग के आधार पे, कि एक स्किल्ड थे और एक अनस्किल्ड। जैसे हमने देखा कि मेटल वर्कर्स जो थे वो अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड ज़्यादा एरिस्टोक्रेट समझते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग और स्किल का ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पहला डिवीजन था। दूसरा डिवीजन था कि कुछ वर्कर्स जिनका गांव से स्ट्रांग लिंक था और कुछ लोग जो शहर में ही रहते थे। ठीक है, और तीसरा जो आपका था डिवीजन जो है वो ड्रेस और मैनर्स के आधार पे भी देखने को मिल जाता था। समझ गए ना, डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। समझ गए ना, ड्रेस और मैनर्स के आधार पे भी डिवीजन देखने को मिल जाता था वर्कर्स के बीच में। समझ में आया इतना बात। फिर आगे देखिए,
Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such association were few. कुछ वर्कर्स लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाए हुए थे। एसोसिएशन मतलब एक संगठन बनाए हुए थे, ताकि जब कोई व्यक्ति, जब वर्कर जिसको जब काम नहीं मिलता था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के समय में उनको फाइनेंशियली मदद किया जाता था। लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत ही कम थे। समझ में आ रहा है? तो यही लाइन लिख रहा है कि सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशन फॉर्म किया था टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के समय में, है ना, अपने जो वर्कर्स मेंबर हैं जिनको रोजगार नहीं मिला हो उसको मदद करेंगे, है ना, और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वेर फ्यू। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। स्टॉप, स्ट्राइक मतलब क्या होता है? स्टॉप, है ना, स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक, वर्क मतलब स्टॉप वर्क। अब क्या बता रहे कि इतना डिवीजन था वर्कर्स के बीच में, इसके बावजूद भी वो लोग यूनाइटेड थे। और कब यूनाइटेड हो जाते थे? जब भी स्ट्राइक करना होता था फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, रोकना होता था कि भाई अब काम नहीं करेंगे, है ना, हमारा पेमेंट बढ़ाइए आप, या तो हमारा मतलब जो लिविंग कंडीशन उसको बेटर कीजिए, वर्किंग आवर को कम कीजिए। जब इन सारे बातों को लेके जब वर्कर्स लोगों को स्ट्राइक करना होता था तो सारे वर्कर्स क्या हो जाते थे? यूनाइट हो जाते थे। क्लियर? When they disagreed with the employers about dismal of work condition, है ना, जब भी वो एम्प्लॉयर जो था उनका इंडस्ट्री का, जब उसे जब उदास हो जाते थे, जब वर्किंग कंडीशन को लेके जब सवाल उठाते थे, तो तमाम जो भी समस्या रहता था वर्कर्स का, है ना, तो उस समय में जितने वर्कर्स थे वो लोग क्या हो जाते थे? यूनाइट हो जाते थे कि अब हम काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक कर देते थे। These strike took place frequently in the textile industry during the 1896 and 1897। 1896-97 में बता रहा है कि इस तरह का स्ट्राइक हमेशा होते रहता था। और ज़्यादातर कौन सा इंडस्ट्री में होता था? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा वस्त्र उद्योग जो था। क्लियर? फिर आगे क्या बता रहा है? एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक देखने को मिलता था। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब ये तो शहर का कहानी था कि वर्कर्स लोगों के साथ क्या समस्या हो रहा था, कैसे स्ट्राइक करते थे, ना, किस आधार पे बटे हुए थे। अब गांव में भी अगर देखा जाए, देहात वाला जो क्षेत्र था, कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण इलाका था, वहाँ पे ज़्यादा जो जमीन था वो पीजेंट्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था। समझ गए? बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी। अब बोल रहा है कि पीजेंट्स के द्वारा कल्टिवेट तो किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो ओनर जो थे प्रॉपर्टी के, है ना, जो लार्ज जो ओनर्स थे वो कौन कौन लोग थे? तो नोबिलिटी था, क्राउन जो राजा, है ना, ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो आप याद कीजिए, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी था, जो लैंड रिसोर्स था, वो किसके पास था? क्लर्जी के पास, नोबिलिटी के पास, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि पीजेंट्स लोग तो कल्टीवेट करते थे, मतलब खेत वही जोतते थे, कौन? पीजेंट्स लोग। लेकिन जो ओनर ज़्यादातर थे वो कौन थे? नोबिलिटी था, क्राउन था और ऑर्थोडॉक्स चर्च था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वे डिवाइडेड, जैसा कि वर्कर डिवाइडेड थे उस आधार पे, उसी के जैसा जो पीजेंट्स किसान लोग भी गाँव में डिवाइडेड था। दे वी आर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और गाँव वाला जो पीजेंट्स था वो डीपली रिलीजियस भी थे, समझ, धार्मिक थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेज दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन अब डिवाइडेड कैसे थे? तो बता रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी नोबिलिटी के लिए वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं था। समझ गए ना? अब इसका मतलब नोबिलिटी जो था, जैसे हमारे यहाँ जमींदार, वो ज़्यादा अत्याचार करते थे किसानों के ऊपर, इसीलिए उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था, है ना। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेज दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। नोबिलिटी के लिए जो पीजेंट्स थे इनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं था। कहीं कहीं पे कुछ लोगों का था, कुछ लोगों का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रिस्पेक्ट नहीं था नोबिलिटी के तरफ। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। क्यों? क्योंकि देखिए नोबिलिटी से लोग गुस्सा में रहते थे, इसलिए क्योंकि जो नोबल्स था तो बहुत पावरफुल। नोबल्स कैसा था? बहुत पावरफुल व्यक्ति था, लेकिन इसका जो पावर, जो पोजीशन है ना, जो शक्ति है, जो स्थान जो मिला हुआ था समाज में, ये कैसे मिला हुआ था? तो जो राजा है उसको सर्विस देकर, मतलब राजा को एक तरह से मदद करके, राजा को, है ना, बहुत तरह का सर्विस देकर, इस तरह से राजा को खुश रखता था, तब जाके इनको पावर और पोजीशन मिला हुआ था। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, मतलब राजा के सर्विस के कारण ही ये पावरफुल थे और समाज में इनका पोजीशन अच्छा था।
ठीक है ना, मतलब किसान लोग इनको कोई इज्जत नहीं करते थे, है ना। ऐसा नहीं था कि ये लोग लोकल लेवल पे पॉपुलर थे ज़्यादा, किसान लोग इनको चाहते थे तो इसीलिए पावरफुल था, ऐसा नहीं था। क्लियर। इट वॉज अनलाइक द फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटानिया पीजेंट्स वे रिस्पेक्टेड, है ना, पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाउट फॉर देम। लेकिन फ्रांस में बता रहा है कि वहाँ पे कि जो कभी देखा गया था कि जो किसान थे वो नोबल्स का रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। क्लियर। अब जैसे नहीं देखते हैं पुराना मूवी वगैरह भी देखिएगा अपने यहाँ का, तो जो जमींदार होता था वो अपने साथ बहुत सारे एकदम लठैत रखता था, समझ गए ना, जो लाठी वगैरह एकदम, उस समय लाठी ही चलता था, बंदूक थोड़ी ही चलता था, तो वो लोग लठैत रखता था, लाठी जो ले लेके एकदम मोटा तगड़ा एकदम अपना बॉडीगार्ड की तरह। समझ में आ रहा है बात। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जबकि यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं था नोबिलिटी के लिए, रसिया में जो नोबल्स थे उनको जो भी पावर और पोजीशन मिला हुआ था वो किसके कारण, राजा के कारण, जार निकोलस सेकंड के कारण, है ना। जबकि फ्रांस में बहुत सारे पीजेंट नोबल्स को रिस्पेक्ट भी करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू गिवन टू देम। और रसिया में जो पीजेंट्स लोग थे ये लोग चाहते थे कि नोबल्स से जमीन लेकर और किसानों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। ठीक है। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। और वो हमेशा क्या होने लगा 19th सेंचुरी में कि वो लोग क्या करते थे कि वो टैक्स देने से मना कर देते थे कि भाई हम रेंट नहीं देंगे ज़मीन का, और यहाँ तक कि वो लोग लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, है ना, इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। क्लियर। आगे देखिए, इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। और साउथ एशिया में क्या हो रहा था कि बहुत लार्ज स्केल में जो पीजेंट्स लोग थे उन्होंने टैक्स देने से क्या कर दिया कि मना कर दिया कि हम अब पेमेंट नहीं देंगे, समझ गए ना, हम टैक्स नहीं देंगे। क्लियर। और लैंडलॉर्ड्स को मर्डर करने लगा, लैंडलॉर्ड्स को लोगों ने मारना शुरू किया। ठीक है। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रसिया। और धीरे धीरे 1902 से देखे 1905 तक क्या होने लगा, आते आते ये घटना पहले साउथ रसिया में ही हो रहा था, अब उसके बाद ऑल ओवर रसिया होने लगा। रशियन पिजेंट्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पिजेंट्स इन अनदर वे। जो रशियन पिजेंट्स थे वो यूरोपियन पिजेंट्स से कुछ समथिंग डिफरेंट थे, है ना, बहुत चीज़ों में वो लोग क्या थे, डिफरेंट थे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कॉम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। अब क्या बता रहा है कि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग को जितना जो जमीन था ना वो लोग एक साथ अपना रखते थे, ठीक है, और कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। और क्या करते थे कि दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली मतलब क्या होता था कि जैसे इस बार कुछ किसानों ने खेती किया, अपना अपना ज़रूरत पूरा कर लिया, अगला बार देखा कि ठीक है मेरा भी ज़रूरत खाने पीने भर हो गया है, अब दूसरे को दे देते हैं। तो वो लोग चेंज करते रहते थे, समझ गए ना, ताकि सबका जो ज़रूरत है वो पूरा हो। ये नहीं कि एक बार जो कब्जा कर लिया वही मतलब हमेशा खेती कर रहा है, ऐसा नहीं करते थे। वो लोग एक दूसरे का दर्द समझते थे और वो लोग देखते थे कि ठीक है इस बार हम कर लिए हैं, अब अगला बार दूसरे को करने देते। तो वही चीज़ बताया कि दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कॉम्यून, है ना, जहाँ पे वो लोग खेती करते थे, एंड डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। और वो लोग डिवाइड करता था, है ना, लैंड को कि जैसा मतलब लोगों का ज़रूरत रहता था, इंडिविजुअल जो फैमिली थे उनका जिस तरह का ज़रूरत रहता था उसके अकॉर्डिंग लैंड क्या किया जाता था, मतलब चेंज की डिवाइड कर दिया जाता था। समझ में आ गया। तो इस तरह से इकोनॉमी और सोसाइटी ये था रसिया का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर आगे देखिए, अगला हेडिंग है सोशलिज्म इन रसिया। क्या है? सोशलिज्म इन रसिया। अब रसिया में किस तरह से सोशलिज्म आता है, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब हम लोग देख लिए थे। आप सेकंड पार्ट, जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो आप सेकंड पार्ट आप जाकर देखेंगे, उसमें आपको सोशलिज्म का मतलब पता चल जाएगा। सोशलिज्म का मतलब क्या कि जहाँ पे समाज में समानता हो। सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट लोग थे वो लोग क्या चाहते थे, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ में थे। वो लोग चाहते थे कि जो भी रिसोर्स है वो पूरे सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रहा है तो वो पर्सनल गेन के लिए करता है और उससे समाज का कोई भला नहीं होना है। अगर सोशल इंटरेस्ट में अगर बात करना है तो पूरे रिसोर्स जो है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर किसका कब्जा होना चाहिए, पूरे सोसाइटी का, ठीक है। अब रसिया में कैसे आता है सोशलिज्म, तो देखिए अब समस्या समझ गए आप कि वर्कर्स का क्या समस्या था और पीजेंट्स का क्या समस्या था। समझ में आ गया ना। वर्कर्स लोगों का क्या था कि वो लोग चाहते थे कि जो वहाँ पे वर्किंग आवर्स उनका इम्प्रूव हो,
क्लियर, जो वेज है वो वेज उनको अच्छा मिले, समझ में आ रहा है। अब देखिए रसिया में कैसे आता है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। अब क्या बता रहे कि 1914 तक अगर देखा जाए तो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी था रसिया में वो सारे क्या थे, इलीगल थे, ठीक है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हुज रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। अब देखिए अब रसिया में कैसे सोशलिज्म आएगा, तो हम बता दिए कि वर्कर्स लोगों का समस्या हो रहा था, क्या समस्या हो रहा था, वेज कम दिया जा रहा था, काम ज़्यादा लिया जाता था। दूसरा, जब वो लोग गांव से शहर में आए थे कोई रहने सहने का व्यवस्था नहीं था, सैनिटेशन का व्यवस्था नहीं था, ओवर क्राउडेड स्लम एरिया में वो लोग रहते थे। अरे बात समझ में, तो अब परेशानी होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि कार्ल मार्क्स एक थे, उन्होंने क्या अपना एक आइडिया दिया था, तो धीरे धीरे लोग प्रभावित हो रहा है। तो प्रभावित होने के बाद बता रहे कि 1940 तक तो कोई पार्टी नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी रसिया में क्या थे, इलीगल थे, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एक बनाया गया 1898 में बाय सोशलिस्ट हुज रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया से जो प्रभावित थे, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट जो थे उन्होंने एक कौन सा पार्टी बनाया, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो इसको याद रखिएगा, क्या पार्टी का नाम है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये कब फाउंड हुआ था, तो 1898 में फाउंड हुआ था। किसके द्वारा, तो सोशलिस्ट के द्वारा, जो मार्क्स के आइडिया का रिस्पेक्ट करते थे, समझ में आ गया। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण इसको एज अ इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करना पड़ता था। जबकि ये पार्टी बना हुआ था, पार्टी का क्या नाम था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, समझ में आ गया। ये तो वर्कर्स लोगों का था। फिर आगे देखिए, इट सेटअप न्यूज पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। अब ये जो पार्टी था ये लोग अपना न्यूज़पेपर बनाए हुए था ताकि लोग पढ़े, लोग किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है इसके बारे में जागरूकता फैले। मोबिलाइज्ड वर्कर्स लोगों को इकट्ठा किया जाता था और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया जाता था, मतलब हड़ताल, कि भाई आज फैक्ट्री में काम नहीं करेगा कोई वर्कर, सब लोग रोड पे आ जाता था, हमारी मांगे पूरी करो, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से हुआ। फिर आगे देखिए, सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। अब कुछ जो सोशलिस्ट थे रशियन सोशलिस्ट, इनका मानना था कि रियल में सोशलिस्ट कौन है, रशियन पीजेंट्स है, रसिया का जो पीजेंट्स है, किसान लोग रियल में सोशलिस्ट है। क्यों, क्योंकि वो लोग अपने लैंड को हमेशा पीरियोडिकली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। कि आज मेरा ज़रूरत है, हम किए, मेरा ज़रूरत पूरा हो गया, प्रोडक्शन हो गया अच्छा खासा, फिर दूसरे को दे दिए, है ना, दूसरे के बीच में डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से होता था। तो इसके आधार पे बोला गया कि भाई रियल सोशलिस्ट कौन है, पीजेंट्स लोग हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रसिया कुड बिकम अ सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और इसीलिए बोला गया कि भाई वर्कर्स लोग में रियल सोशलिस्ट नहीं है, रियल सोशलिस्ट कौन है, पीजेंट्स लोग हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग अपने लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करते हैं, है ना। और इस तरह से रसिया जो है तुरंत एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। सोशलिस्ट वी आर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और सोशलिस्ट लोग गांव के साइड में भी एक्टिव हुए बाद में, है ना, लेकिन थोड़ा लेट से शुरू हुए थे। अब आगे देखिए, अब इस तरह से दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इस तरह से उन्होंने भी एक पार्टी बनाया, कौन, पीजेंट्स लोगों का, ठीक है। दे फॉर्म्ड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। कौन सा पार्टी, 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाया गया। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स। अब ये पार्टी किसके लिए लड़ रहा है, पीजेंट्स के लिए। और पहला वाला जो पार्टी था किसके लिए था, वर्कर्स के लिए था। किसके लिए था, वर्कर्स के लिए। और क्या नाम था पार्टी का, यहाँ पे देखिए पार्टी का क्या नाम था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, क्लियर। अब देखिए आगे, और यहाँ पे क्या नाम है, किसान लोगों के द्वारा जो बनाया गया उसका सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। अब देखिए, दे डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। और ये लोग रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट्स। इन्होंने, ये जो पार्टी है किसके लिए लड़ा, अधिकार के लिए। किसके अधिकार के लिए, पीजेंट्स के अधिकार, किसानों के अधिकार के लिए, है ना। और ये लोग डिमांड करते थे कि नोबल्स से जमीनें लेकर और किसको दे दिया जाए,
पीजेंट्स को दे दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स। और इस तरह से जो दोनों पार्टी था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी और जो पहले वाला जो वर्कर्स लोगों का पार्टी था, दोनों के बीच में एक तरह से मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन आया। ठीक है, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं लेनिन, क्या नाम है इसके बारे में, अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। व्लादिमीर लेनिन, जो इनका मानना था कि पीजेंट्स लोग जो है ना ये रियल सोशलिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग यूनाइटेड ग्रुप में नहीं रहता है, जबकि वर्कर्स लोग क्या थे, एक यूनाइटेड ग्रुप में रहते थे हमेशा। जब भी स्ट्राइक करना होता था, भले उनके बीच में सोशल डिवीजन था, लेकिन जब भी अगर फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक करना होता था तो सब लोग मिल के स्ट्राइक करते थे। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पे बता। लेकिन पीजेंट्स लोग वेयर नॉट यूनाइटेड ग्रुप, लेकिन पीजेंट्स लोग यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। सम वेयर पुअर, अदर्स रिच, सम वर्कड एज ए लेबरर्स वाइल अदर्स वेयर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग इसमें अमीर भी थे, कुछ लोग लेबरर भी थे और कुछ लोग कैपिटलिस्ट भी थे, है ना, जो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए थे। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। और इस तरह से जो डिफरेंशिएशन है, इसके आधार पे बोला गया कि वो लोग रियल में सोशलिस्ट नहीं हो सकता है और सोशलिस्ट मूवमेंट में भाग भी नहीं ले सकता है। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से जो पार्टी था वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को लेके क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया। एक को मेंशेविक बोला गया और एक को बोल्शेविक बोला गया। तो आगे जो भी क्रांति होगा वो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बोल्शेविक लोगों ने उसको लीड किया था। क्लियर? अब जो लेनिन है यहाँ पे, व्लादिमीर लेनिन, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. अब बोला गया कि भाई जिस तरह का मतलब जार का जो शासन है ना, शासन व्यवस्था है रसिया में, तो वहाँ पे व्लादिमीर लेनिन किसको इन्होंने लीड किया, बोल्शेविक ग्रुप को। Thought that in a repressive society like Tsarist society, the party should be disciplined. अब इनको लगा कि जो राजा का जो शासन है, जिस तरह का दमनकारी समाज, जो समाज के ऊपर जो दमनकारी नीति है, जो मतलब जो अत्याचार करता है राजा जनता के तरफ, तो उस वैसे सिचुएशन में अगर स्ट्राइक करना है तो पार्टी को एकदम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। और जो भी मेंबर हैं उनका क्वालिटी या कंट्रोल है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। किस पे कंट्रोल होना चाहिए? तो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एंड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। और नंबर और क्वालिटी दोनों पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अदर मेंशेविक thought that the party should be open to all as in Germany। और दूसरा ग्रुप का नाम क्या था, मेंशेविक। तो पहला ग्रुप का नाम बोल्शेविक ग्रुप और दूसरा ग्रुप का नाम मेंशेविक ग्रुप। तो मेंशेविक ग्रुप का मानना था कि नहीं, पार्टी जो है सभी के लिए खुला होना चाहिए, जैसा कि आपका जर्मनी में देखने को मिला है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका हम लोग देख लिए, क्या देख लिए कि किस तरह से सोशलिज्म रसिया में आया। क्लियर? और उसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रसिया में मतलब वहाँ का सोसाइटी क्या था, इकोनॉमी क्या था। क्लियर? किस तरह से पार्टी को बैन कर दिया गया था, फिर पार्टी बनाया गया। समझ गए ना? तो अब जो हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, और टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स वाइज सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह से हम लोग 9th क्लास का और भी चैप्टर का, सारे चैप्टर का हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और लाइव सेक्शन भी चलेगा, इसका भी ख्याल रखना है, लाइव सेक्शन भी आपका चलेगा। क्लियर? आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? और इस तरह से वीडियो और देखते रहिए। मैथ साइंस का भी आपका वीडियो डाला जाता है, लाइव क्लास चलता है।